आज हम सिर्फ एक चुनावी नतीजे का विश्लेषण नहीं करेंगे। हम विजयपुर की राजनैतिक जमीन को, उसकी गहराई को समझेंगे और देखेंगे कि इस जनादेश से एक बेहतर, लोगों के लिए काम करने वाले शासन का खाका कैसे तैयार किया जा सकता है। ये सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी नहीं है, ये एक उम्मीद का, एक भरोसे का ब्लूप्रिंट तैयार करने की कोशिश है। तो चलिए शुरू करते हैं। विजयपुर मध्य प्रदेश का ये विधानसभा क्षेत्र अपने आप में पूरे भारत की कहानी कहता है। यहाँ आपको हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौतियां भी दिखेंगी और सबसे बड़े मौके भी। ये सिर्फ एक नक्शे पर एक जगह नहीं है, समझिए ये एक आईना है जिसमें हम अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों दोनों को देख सकते हैं। अच्छा, तो हमारा सफर कैसा रहेगा? हम 6 हिस्सों में इसे समझेंगे। पहले विजयपुर की जमीन को जानेंगे, फिर जनादेश के अंकों को डिकोड करेंगे, इसके बाद मुकाबले का पूरा एनालिसिस होगा, फिर आएगा हमारा चतुर्मुखी मार्ग जिससे शासन का एक ब्लूप्रिंट तैयार होगा, और आखिर में हम बात करेंगे कि एक उद्देश्यपूर्ण जनादेश का मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब गहराई में उतरते हैं। देखिए, वोटों की गिनती तो बाद में होती है, पहले उन लोगों को समझना जरूरी है जो वोट देते हैं। तो हम चुनावी आंकड़ों से परे जाकर इस क्षेत्र की जो असलियत है, जो मानवीय सच्चाई है, उसे महसूस करने की कोशिश करेंगे। लोगों के रोजमर्रा के संघर्ष और उनके सपनों को समझेंगे। इस जगह को भारत का इथोपिया भी कहा जाता है। और हाँ, ये सुनने में बहुत कठोर लगता है और लगना भी चाहिए, क्योंकि ये नाम हवा में नहीं आया। ये यहाँ की जमीनी हकीकत से निकला है, स्वास्थ्य और पोषण की उन गहरी, उन चुभने वाली चुनौतियों से जिनका सामना यहाँ के लोग और खासकर यहाँ के बच्चे सालों से कर रहे हैं। ये सिर्फ एक टैग नहीं, ये एक चेतावनी है। और ये देखिए, ये स्लाइड हमें सीधे सीधे मतदाताओं का पैगाम दिखा रही है। कुपोषण, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, पलायन, ये सब हाई इंटेंसिटी पर हैं। ये सिर्फ चार्ट पर बने हुए मुद्दे नहीं हैं, ये लोगों के रोजमर्रा के संघर्ष की कहानी है। ये सबसे बड़ी, सबसे जरूरी बातें हैं यहाँ की। जब हम पलायन या माइग्रेशन शब्द सुनते हैं तो अक्सर हम सिर्फ एक मजदूर के बारे में सोचते हैं जो काम के लिए कहीं और जा रहा है। पर यह कहानी इतनी सी नहीं है। हम असल में बात कर रहे हैं एक टूटी हुई लोकल इकोनॉमी की और उसकी जो मानवीय कीमत चुकानी पड़ती है उसकी। जब घर पर काम नहीं होता तो परिवार बट जाते हैं, बिखर जाते हैं। ये सिर्फ एक इंसान का जाना नहीं है, ये एक घर का, एक पूरे समुदाय का टूटना है। तो यहाँ के समाज की बनावट कैसी है? देखिए, सबसे बड़ा समुदाय है सहरिया जनजाति, करीब 23.5%। फिर कुशवाहा और दूसरे ओबीसी समुदाय हैं, और अनुसूचित जाति के लोग भी एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन आर्थिक चुनौती वो लगभग सबके लिए एक जैसी है। गरीबी और काम की तलाश में राजस्थान की तरफ पलायन, और सामाजिक जरूरत भी बिल्कुल साफ है, पोषण और शिक्षा, इसमें तुरंत सुधार चाहिए। और एक बात समझ लीजिए, राजनीतिक रूप से सहरिया समुदाय ही इस क्षेत्र के भविष्य की धुरी है। अच्छा, तो हमने जमीन की हकीकत को तो समझ लिया, अब आते हैं जनादेश के अंक गणित पर। चलिए वोटों की एक तरह से फोरेंसिक जांच करते हैं, ये समझने के लिए कि वोटिंग पैटर्न आखिर हमें क्या कहानी सुना रहे हैं। जरा पिछले 7 चुनावों के ट्रेंड पर नजर डालिए। ये एक बहुत दिलचस्प कहानी है। एक तरफ 1993 से 2023 तक लोगों का वोट डालने का उत्साह बढ़ा है, टर्नआउट 81% तक पहुंच गया है। लेकिन दूसरी तरफ वोट बुरी तरह से बिखरने लगे हैं। मतलब साफ है, अब किसी भी एक पार्टी के लिए आसानी से जीतना, एक तरफा जीतना बहुत मुश्किल हो गया है। और ये रहा 2023 का नतीजा बिल्कुल सामने। ये तस्वीर इस बिखरे हुए जनादेश को एकदम साफ कर देती है। देखिए, जीतने वाली पार्टी को मिले हैं 33.6% वोट, यानी 3 में से सिर्फ एक वोटर ने उन्हें चुना। बाकी के 2/3 वोट, लगभग 66%, वो बीजेपी, निर्दलीय और दूसरे उम्मीदवारों में बट गए। ये एक बहुत ही बटा हुआ मैंडेट है। 18,059। ये नंबर सिर्फ जीत का मार्जिन नहीं है, इसे आप विश्वास का अंतर कह सकते हैं। वोट देने वालों का 8.7%। अगर एक स्थिर, एक मजबूत जनादेश चाहिए तो इसी अंतर को, इसी खाई को पाटना होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये नतीजा ऐसा क्यों रहा। चलिए अब मुकाबले का विश्लेषण करते हैं। ताकत क्या थी, कमजोरी कहाँ रह गई, और अब आगे का रास्ता क्या हो सकता है। ये SWOT एनालिसिस देखिए, ये हमें एक बिल्कुल साफ तस्वीर देता है। एक तरफ उम्मीदवार की ताकत है, उनका अनुभव, उनकी जमीनी जड़ें। लेकिन कमजोरी क्या है?
हाल में पार्टी बदलने से विश्वास में कमी आई है और जमीन पर पार्टी का संगठन उतना मजबूत नहीं है। मौका ये है कि लोगों के असल मुद्दों जैसे स्वास्थ्य और नौकरी पर बात की जाए। लेकिन खतरा भी है, सामने एक मजबूत पार्टी है और नए बागी उम्मीदवार भी खड़े हो सकते हैं। तो रणनीति बिल्कुल साफ होनी चाहिए, अपनी ताकत का इस्तेमाल करो और कमजोरियों पर काम करो। अब बात करते हैं उम्मीदवार की प्रोफाइल की। काम के मामले में स्कोर अच्छा है, 10 में से 8। लंबा अनुभव है, काम किया है, लेकिन विश्वास का स्कोर है 10 में से 6। ये क्यों? क्योंकि हाल ही में पार्टी बदलने से लोगों के मन में कुछ सवाल हैं और यहीं पर एक जिम्मेदार सार्वजनिक संवाद की जरूरत पड़ती है। देखिए, अपनी ताकत को बताना जरूरी है, लेकिन उन जगहों को भी ईमानदारी से मानना होगा जहां विश्वास दोबारा बनाना है। यही तो एक गरिमापूर्ण संवाद है। पारदर्शिता से ही विश्वास की पहली सीढ़ी बनती है। तो इन सारी चुनौतियों को एक साथ साधने के लिए एक अनुशासित, एक मल्टी डायमेंशनल सिस्टम की जरूरत है। एक ऐसी रणनीति जो हर मोर्चे पर काम करे। हम इसे कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत या द 4-fold पाथ। तो ये चतुर्मुख सिद्धांत है क्या? ये असल में एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी है, एक ऐसी रणनीति जो कैंपेन के 4 सबसे जरूरी पिलर्स को एक साथ जोड़कर एक मजबूत, एक यूनिफाइड पॉलिटिकल मशीन बनाती है। ये हमारे पूरे ब्लूप्रिंट का गाइडिंग फिलॉसफी है। तो ये 4 सिद्धांत कौन से हैं? पहला, चुनावी सिद्धांत, शहरिया और ओबीसी गांवों पर माइक्रो टारगेट करना, बूथ लेवल पर। दूसरा, संगठनात्मक सिद्धांत, एक अनुशासित 4P यानी पावरफुल, परसिस्टेंट, पंक्चुअल और प्रोफेशनल टीम बनाना। तीसरा, नैरेटिव सिद्धांत, स्वास्थ्य, शिक्षा और नौकरी पर एक भरोसेमंद कहानी गढ़ना। और चौथा, संसाधन सिद्धांत, कम खर्च में डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल जैसे व्हाट्सएप और लोकल केबल। हर सिद्धांत हमारी एक चुनौती का सीधा जवाब है। ठीक है, सिद्धांत तो समझ लिया, लेकिन ये जमीन पर उतरेगा कैसे? एक्शन प्लान क्या है? चलिए अब इस रणनीति को एक ठोस 90 दिन के एक्शन प्लान में बदलते हुए देखते हैं। ये है 90 दिन की उल्टी गिनती, एक विन बैक स्ट्रैटेजी। पहले 15 दिन यानी D90 से D75 तक सिर्फ जमीनी काम, वादे तय करना, बूथ कैप्टन बनाना। फिर अगले 30 दिन D74 से D45 गहन जनसंपर्क, आदिवासी गांवों में घर घर जाना, छोटी छोटी सभाएं करना। उसके बाद के 30 दिन मोमेंटम बनाने के, D44 से D15 तक बड़ी रैलियां, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करना। और आखिरी 14 दिन सिर्फ और सिर्फ मोबिलाइजेशन, एक एक वोटर तक पहुंचकर उन्हें पोलिंग बूथ तक लाना। हर दिन, हर घंटा कीमती है। और इस पूरे जमीनी काम को ताकत देगी एक स्मार्ट डिजिटल स्ट्रैटेजी। हर गांव के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ताकि सही जानकारी पहुंचे और अफवाहें रुकें। उम्मीदवार के असली वीडियो लोगों से मिलते जुलते और एक फैक्ट चेकिंग टीम जो झूठ का तुरंत जवाब दे। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है। भारत का जो DPDP फ्रेमवर्क है वो हमें सिखाता है कि हर नागरिक की प्राइवेसी और उसकी सहमति का सम्मान हो। हमारा हर मैसेज, हर कॉल सम्मानजनक और अनुमति पर आधारित होना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन रुकिए, ये सब कुछ सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए तो नहीं हो सकता। आखिर में सवाल वही है, इस जनादेश का असली मकसद क्या है? चलिए इस बातचीत को आप चुनावी रणनीति से ऊपर उठाकर शासन के असल मकसद तक ले जाते हैं। इस बात को ऐसे समझिए, चुनाव असल में गवर्नेंस के लिए डेटा इंजीनियरिंग है। जीत अपने आप में मंजिल नहीं होती, जीत तो बस एक जरिया है उस मंजिल तक पहुंचने का, जो है लोगों की जिंदगी में एक ठोस, एक मापने लायक, एक सकारात्मक बदलाव लाना। तो एक आखिरी सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, कोई नेता एक ऐसे बिखरे हुए जनादेश को एक स्थायी सार्वजनिक विश्वास की नींव में कैसे बदल सकता है? ये सवाल सिर्फ इस चुनाव का नहीं बल्कि लंबी अवधि के शासन का है। और इसका जवाब छिपा है राजनीति से परे एक उद्देश्य दिखाने में। असली काम, असली परीक्षा तो चुनाव जीतने के बाद ही शुरू होती है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai पर mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।